हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वालिमी। मेरा नाम सुमित सौरभ है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2.1 से रिलेटेड एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। इस क्लास में हम सब 2.2 का इंट्रोडक्शन का जितना भी पार्ट्स है, रिलेशन के बारे में बताया गया, डोमेन वगैरह, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, उन सब के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 2.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आप सबके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन दिया होगा, आर क्रॉस आर, इस चीज़ के बारे में बताया गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आर क्रॉस आर प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? आर जो हम सब ने पहले पढ़ा था कि ये रियल नंबर का एक सेट होता है। पहले हम सब सेट का क्लास जो किए थे उसमें क्या देखा था हम लोगों ने? कैपिटल आर जो होता है वो रियल नंबर का सेट होता है। और रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग? एक नंबर लाइन से। एक नंबर लाइन से हम सब पूरा रियल नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है? प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक। ये इनफाइनाइट है, बीच में कहीं होगा जीरो, यहाँ से प्लस, उधर से माइनस। तो एक तरह से ये एक इनफाइनाइट सेट है। और जो हम सब प्रोडक्ट पढ़े हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े हैं, उसमें क्या देखे हैं? अगर कोई इनफाइनाइट सेट किसी दूसरे इनफाइनाइट सेट से, या कोई नॉन इनफाइनाइट सेट किसी इनफाइनाइट सेट से अगर प्रोडक्ट करता है, तो क्या हम सबको निकल के आता है? इनफाइनाइट सेट आता है निकल के। ये हम सब ऑब्जर्वेशन में देखा था हम लोगों ने, जब हम सब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे थे दो सेट का। तो उस कंडीशन से ये जो नंबर लाइन है, इस पे जितने सारे नंबर्स आएंगे सब रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। इसी कंसेप्ट से हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेट करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सब क्या देखते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये डायग्राम होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और एक वर्टिकल लाइन होता है। अगर हम टू कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो जिसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एक्स एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये लाइन जनरली आपको रियल नंबर लाइन है। तो जो हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल रियल नंबर लाइन है वो वाई एक्सिस होता है। ये पॉइंट जीरो होता है, और जीरो के इधर का डायरेक्शन नेगेटिव, तो इधर एक्स डैश कहते हैं। वही नीचे के डायरेक्शन वाई का, ये वाई डैश, यहाँ वाई, और ये हो गया आपको एक्स। और ये जो कोऑर्डिनेट है ये इनफाइनाइट तक जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी ऊपर नीचे, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी राइट एंड लेफ्ट, इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। अब हम सब आते हैं प्रोडक्ट पे। हम सब जो भी प्रोडक्ट निकाले हैं उसमें क्या बनता है? ऑर्डर्ड पेयर बनता है। तो रियल नंबर का मान लेते हैं R1 कोई एक रियल नंबर है, और R2 कोई दूसरा रियल नंबर है। उस कंडीशन से ये जितना भी पेयर बनेगा R क्रॉस R का, वो ऐसा ही पेयर बनेगा जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी रियल नंबर का होगा और सेकेंड एलिमेंट भी रियल नंबर का होगा। अब आते हैं हम सब कोऑर्डिनेट सिस्टम पे। ये दोनों रियल नंबर लाइन है। इसमें जितने भी पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पॉइंट है, यहाँ जैसे मान लेते हैं ये होगा 1 2 3, 1 2 3। यहाँ जो पॉइंट आ रहा है क्या होगा? 1 2। यहाँ जो पॉइंट आ रहा है वो क्या होगा? 1 3। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अगर हम सब पॉइंट्स को एक सेट के अंदर डाल दें, अगर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने पॉइंट्स बोले या ऑर्डर्ड पेयर बोले, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर को हम सब एक सेट के अंदर डाल दें, तो वो रिप्रेजेंट करता है आर क्रॉस आर। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सारे इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रहा है, और ये भी दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक जा रहा है। जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो
सारे r क्रॉस r के अंदर आ जाएंगे। तो उस कंडीशन से एक पूरा प्लेन बन जाता है। 2 डायमेंशनल प्लेन कहते हैं उसमें, जिसमें 2 डायमेंशन के बारे में दिया हुआ रहता है। तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन कैसे रिलेट करेगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से? जितना भी आपको ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया, वो सारे फिगर को आप सब 2 डायमेंशनल प्लेन पे ड्रॉ कर सकते हैं। उन सब के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिर्फ 2 एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर स्क्वायर ले लें हम किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर स्क्वायर, तो ये जो पॉइंट सब होगा ये आपको 2 कोऑर्डिनेट से मिलके बना होगा। और क्या लिख सकते हैं? एक्स एंड वाई, चारों कोऑर्डिनेट्स अलग अलग होंगे। ये लिख सकते हैं x2 y2, x3 y3, x4 एंड y4। तो जितने भी 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल बताया मैंने, तो वो सब फिगर्स को आप सब इस 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो r क्रॉस r है उसमें आपको सारे पॉइंट्स या ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। मतलब ये जितने पॉइंट्स हैं वो आपको r क्रॉस r के अंदर आ जाएंगे। ये क्या हो गया हम लोगों को? ये हो गया ऑल पॉइंट्स containing 2D प्लेन। r क्रॉस r के अंदर सारे पॉइंट्स आ गए जो कि 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर आएंगे। ये तो हो गया हम सबको 2 डायमेंशनल प्लेन। अब कंसेप्ट आता है 3 डायमेंशनल प्लेन का। तो 3 डायमेंशनल प्लेन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देखिए, ये 2 डायमेंशनल प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही r क्रॉस r क्रॉस r। ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट बनेगा, इसका जो एलिमेंट बनेगा वो ट्रिपलेट बनेगा। जितने भी इसमें एलिमेंट बनेंगे वो ट्रिपलेट बनेंगे। और R1 R2 R3 क्या है? रियल नंबर्स है। तो इस कंडीशन से अगर मैं इसी चीज़ को कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बताऊं आपको, तो क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस बनता है? हॉरिजॉन्टल में बताया था x, ये x डैश होगा नेगेटिव डायरेक्शन, ये x, y डैश। अब इन दोनों के जो परपेंडिकुलर आता है लाइन या परपेंडिकुलर प्लेन जो हम सब क्रिएट करेंगे, एक तरह से ये इस बोर्ड के प्लेन में है, वही एक पॉइंट जो बाहर निकल रहा होगा वो हो जाएगा z एक्सिस, ये हो जाएगा प्लस z एक्सिस, और ये हो जाएगा माइनस z बोले या z डैश। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम मैं बनाता हूँ क्यूब का। इस डायग्राम में मैंने एक क्यूब डाल दिया है, ठीक है, और इसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, वो कैसे रहेंगे? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। ये इनके जितने भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे वो ट्रिपलेट बनाएंगे। और इसमें दिख रहा है अलग अलग वर्टेक्स अलग अलग जगह है, तो कोऑर्डिनेट्स बदलते रहेंगे। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स या ट्रिपलेट बनेंगे वो सारे ट्रिपलेट r क्रॉस r के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से ये आपको इसमें ये रिप्रेजेंट करता है ऑल पॉइंट्स इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी सिमिलर फिगर को मैंने वहाँ बना लिया है। इसे और अच्छे से समझने के लिए या आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं एक रूबिक्स क्यूब लेके आया हूँ। ठीक है, अगर इसी क्यूब को मैं इस एक्सिस पे डाल दूँ, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, वो डायग्राम में नीचे दिया हुआ है, लेकिन जेड एक्सिस एक तरह से बोर्ड के बाहर आ रहा है, परपेंडिकुलर होता है तीनों एक्सिस। अब देखिए, इसमें जो रेड है वो आपको जेड एक्सिस की तरफ है, वाइट जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, और जो ग्रीन है वो एक्स एक्सिस की तरफ है।
सेम इसी का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, सेम यही कंडीशन है। तो ये जो पॉइंट सब आ रहा है, ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, ये भी तो क्यूब का ही पार्ट है, तो वो z एक्सिस में दिख रहा है, मतलब इसमें तीनों कोऑर्डिनेट्स आएंगे x y z। बाकी इसमें हो सकता है आपको z कोऑर्डिनेट 0 रहे क्योंकि ये बोर्ड पर है, जो भी x एंड y एक्सिस पे सटा रहेगा उसका z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। तो इस कंडीशन से r क्रॉस r क्या रिप्रेजेंट करता है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम का सारा पॉइंट का कलेक्शन, या सारा ट्रिपलेट r क्रॉस r के अंदर आएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग। एक कंसेप्ट और आता है, मान लेते हैं अलग अलग सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं लेट A1 एक सेट है, A2 सेट है, A3, ये कहाँ तक n कोई नंबर है, वो एक तरह से मान लेते हैं आगे तक इनफाइनाइट सेट है। मान लिए इनका अगर हम सब प्रोडक्ट करें A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 क्रॉस, ये पूरा कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, क्रॉस an। तो इस कंडीशन में जो हम सब का एलिमेंट बनेगा, इन सब का क्रॉस करेंगे तो सेट एक ही बनेगा, और उसका एक एक एलिमेंट होगा। क्या हो सकता है एलिमेंट, A1 A2 A3 AN, ये इसका एक एलिमेंट हुआ। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिख रहे हैं, n एलिमेंट है, n एलिमेंट को कंबाइन किए हैं तो वो एक एलिमेंट बना है। तो इसको ये भी कहते हैं, ये है n टपल। इसको ऐसे भी अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, जैसे एलिमेंट अगर दो एलिमेंट को एक साथ अगर लाएंगे हम सब, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। अगर दो एलिमेंट्स एक साथ आके एक पेयर बना रहे हैं और एक एलिमेंट बना रहे हैं तो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसको हम सब टू टपल भी कहते हैं। सिमिलरली अगर तीन एलिमेंट है, इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी कहते हैं। नहीं तो आप सब क्या कहेंगे, पहले तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, और 3 टपल। ये नोटेशंस हैं, जनरली ये सब नोटेशंस कहीं कहीं दिए होते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने ये बता दिया। अब हम सब जो 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले भी बोला था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसे हम सब काफ़ी आसानी से समझेंगे। टर्म क्या है, रिलेशन। रिलेशन का हिंदी क्या होता है, संबंध। अगर किसी भी चीज़ में संबंध है तो मिनिमम क्या कंडीशन होना चाहिए, दो चीज़ होने चाहिए, उन्हीं के बीच में कोई संबंध होगा। वो दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, पर्सन्स भी हो सकते हैं, नंबर्स वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम दो होने चाहिए। किसी दो टर्म के बीच में ही रिलेशन होता है कोई। यहाँ अभी तक हम लोगों ने सेट्स के बारे में जनरली पढ़ा है, तो आगे भी जो रिलेशन टर्म स्टार्ट हो रहा है वो हम सब सेट से ही रिलेट करके आगे समझेंगे। मान लेते हैं कोई एक स्कूल है, एक तरह से कोएड स्कूल है, इसमें लड़का लड़की दोनों पढ़ते हैं, तो हम सब दो सेट मान लेते हैं। लेट A एंड B आर सेट्स। A और B कोई दो सेट्स है। हम लोगों ने क्या माना था, दो सेट माना था A एंड B। एक कोएड स्कूल है, उसमें से रैंडमली मैंने दो अलग अलग बच्चों का सेट बना लिया। एक सेट में जितने भी लड़के हैं रैंडमली चूज किया हुआ है, और दूसरे सेट में लड़कियां। हम लोगों ने दो सेट माना था। अब दोनों का हम लोगों ने वेन डायग्राम बना लिया। अब इन्हीं दोनों में से, ये जनरली एक ही स्कूल के सारे बच्चे हैं, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है जनरली, ये आपस में फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, यही तीन ऑप्शन हो सकता है, या सीनियर जूनियर हो सकते हैं।
तो ये एक तरह से कोई रिलेशन है, भाई बहन का एक रिलेशन हो गया, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एक रिलेशन हो गया, या सीनियर जूनियर का एक रिलेशन हो गया। तो इन दोनों सेट से हम सबको क्या क्या पॉसिबल कंडीशन बन सकते हैं, क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, क्या होगा, आरव और रितु के बीच में कोई हो सकता है रिलेशन। देखिए यहाँ पे टर्म कितने दिए हैं, 3, यहाँ भी 3, तो टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे हम लोगों को। अगर हम सब क्रॉस करेंगे तो 9 एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे मैंने टोटल जितने भी 9 पॉसिबल जो भी कंडीशन बनेंगे, आरव के साथ रितु का हो सकता है कोई रिलेशन, दिव्या के साथ भी हो सकता है, मीना के, वैसे ही सिमिलरली ऑल पॉसिबल कंडीशन क्या क्या हो सकते हैं, इन सब का रिलेशन हो सकता है कोई ना कोई। एक कॉमन रिलेशन है जो इन सब में हो सकता है, फ्रेंड का। तो यहाँ हम सबको देखने पे क्या पता चल रहा है, हम सबको पेयर बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे A क्रॉस B करूँ, मतलब सेट A और सेट B का प्रोडक्ट अगर करूँ तो सेम यही एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ इन सब में फ्रेंड्स का कोई रिलेशन होगा, ठीक है। मान लेते हैं शुभम मीना और दिव्या का फ्रेंड नहीं है, बाकी आरव राजू दोनों का फ्रेंड है। तो आर कोई रिलेशन है, तो आर को अगर स्टेटमेंट के तौर पे लिखूं तो क्या आएगा, इज़ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। अब ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट जहाँ जहाँ भी सेटिस्फाई करेगा उन सारे पेयर को आर के अंदर लिख देंगे। जैसे मैंने बोला था शुभम मीना और दिव्या का फ्रेंड नहीं है, बाकी सब हैं, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर और ये एक ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों नहीं रहेंगे, बाकी सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो इस कंडीशन से हम सब लिख सकते हैं आर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं इन दोनों को छोड़ के वो सारे इसमें आ जाएंगे। तो जो जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा था वो सारे पेयर्स मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसमें से क्या दिख रहा है, यहाँ जितने एलिमेंट्स हैं इसी से सेलेक्ट करके हम लोगों ने लिखा है। तो इस कंडीशन में क्या दिख रहा है, ये एक सबसेट हो रहा है। अगर मैं A क्रॉस B करूँगा तो ये सारे एलिमेंट आएंगे, उसी का सबसेट जो रिलेशन R बन रहा है उसी के अंदर आ रहे हैं। तो ये जो R रिलेशन हुआ जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं A क्रॉस B के, वो सबसेट हो जाएगा। तो इस कंडीशन से हम सबको रिलेशन का क्या डिफिनेशन आता है, अ रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू अ नॉन एम्प्टी सेट B इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B का सबसेट होगा और इसको पेयर हम सब कैसे बनाएंगे, एंड द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ सेट A क्रॉस B। मतलब A क्रॉस B का जो सेट बनेगा उसका ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन फॉलो करेगा उसका एक सबसेट बनेगा। मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, क्या आएगा डिफिनीशन, अ रिलेशन। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल डिफिनीशन। इसको उल्टी साइड से भी क्या बोल सकते हैं, एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B। एक और एग्जाम्पल से हम सब समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने एग्जाम्पल से ही एक क्वेश्चन ले लिया है, इसी को एक्सप्लेन करते हुए हम सब जो भी और टर्म सब आएंगे वो भी देख लेंगे हम सब। यहाँ रिलेशन एक क्या दिया हुआ है, एक पेयर दिया हुआ है एक्स वाई का, बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का रिलेशन होना चाहिए। और क्या हम सबको बोल रहा है, डिफाइन अ रिलेशन R जो दिया हुआ है फ्रॉम सेट A टू A। मतलब जो दोनों सेट है, इसका फर्स्ट एलिमेंट और ये दूसरा सेट भी ये है, इसका सेकेंड एलिमेंट, इस रिलेशन से हम सबको प्रूव करना है। हम सब इसे अलग अलग फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसे सेट बिल्डर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है या लैटिस फॉर्म होता है,
उसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप एरो डायग्राम से, मतलब जो वेन डायग्राम होता है जनरली, उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे हम सब जो वेन डायग्राम होता है उसी से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। सेट ए दिया हुआ है, पहले सेट ए का वेन डायग्राम बना लेंगे। सेट ए किसके साथ रिलेट करना है? सेट ए के साथ ही, तो दोनों साइड सेट ए का वेन डायग्राम बना लिया। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 से 6 तक, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ भी 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6। इसमें भी 6 एलिमेंट हैं। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए के अंदर टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 36 टोटल। हम सब को रिलेशन क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स क्या है? पहला जो सेट लिया है उसका एलिमेंट, और y क्या है? जो दूसरा सेट लिया है उसका एलिमेंट। तो पहले x सेट a का जितना भी एलिमेंट है वो x में अगर हम सब पुट करेंगे तो y हम सबको निकल आ जाएगा। यहाँ से क्या आ सकता है? x इज इक्वल टू 1। जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट a में, जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको पुट करेंगे। x अगर 1 होगा तो y कितना होगा? 1 + 1 2। तो एक पेयर क्या बन गया? 1 2 का। ऐसे ही सिमिलरली जितना भी टर्म है वो सारा पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? x 2 रहेगा तो y 3 हो जाएगा। पॉइंट क्या आएगा? 2 3। सिमिलरली कौन कौन से पॉइंट आएंगे? 3 4 5 6। x अगर 6 लेंगे तो y 7 आना चाहिए। 7 इसके अंदर कहीं नहीं है। जो y एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है दूसरे सेट का, उसमें कहीं भी 7 नहीं है, तो पेयर नहीं बनेगा हम लोगों का। तो कितना पेयर बना? 1 2 3 एंड 4। अब रिलेशन ये हम सबको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम सब इसको अब रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। कौन कौन सा पॉइंट्स आया? 1 2 2 3 3 4 4 5 कौन कौन सा टर्म आया? 4 5 एंड 5 6। देखिए जो रिलेशन हम लोगों ने लिया था उसमें से कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 2 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 3 का, 3 4 4 5 एंड 5 6 का ऑर्डर्ड पेयर। तो एरो डायग्राम में किन किन का रिलेशन कंप्लीट हुआ? 1 से 2 का रिलेशन, 2 से 3 का रिलेशन, सिमिलरली 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। एक तरह से जो दूसरा सेट है उसमें एक एलिमेंट जो कि 1 है वो रिलेशन कंप्लीट नहीं किया। सिमिलरली जो पहला सेट उसमें जो नंबर 6 है जो एलिमेंट, वो भी रिलेशन कंप्लीट नहीं किया। ऑर्डर्ड पेयर हम सब क्या है इतने रिलेशन के अंदर, वही हम सब a क्रॉस a करेंगे तो टोटल 36 एलिमेंट आएंगे। तो 36 एलिमेंट के अंदर ही ये पांचों ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कंडीशन ये बन जाता है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। ये रिलेशन का कंसेप्ट है। अब यहीं से हम सबको कंसेप्ट निकल के आता है डोमेन का, रेंज का और कोडोमेन का। तो रिलेशन में जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट को कलेक्ट करके किसी एक सेट में अगर डाल दें हम लोग तो उसे कहेंगे डोमेन ऑफ रिलेशन
आर। इसको कैसे लिखते हैं? DOM ऑफ रिलेशन आर, मतलब डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो क्या बोला मैंने? जितना भी पेयर बनेगा सबका फर्स्ट एलिमेंट कलेक्ट करके इसके अंदर डाल लेंगे, वो एक सेट बनेगा। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आए? 1 2 3 4 5। यहाँ एरो से भी दिख रहा है 1 2 3 4 एंड 5। 6 कोई पेयर नहीं बनाया। इसमें कौन कौन से एलिमेंट? 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया डोमेन, ठीक है। अब आता है कंसेप्ट रेंज का। अब रेंज क्या होगा? तो जितने भी सेकेंड एलिमेंट है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, जितने भी सेकेंड एलिमेंट है सबको कलेक्ट करके हम सब एक सेट के अंदर डाल देंगे, उसको कहेंगे रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो कौन कौन से एलिमेंट है? यहाँ डायग्राम से दिख रहा है 2 3 4 5 6। तो उनको एक सेट के अंदर डाल देंगे 2 3 4 5 एंड 6। एक कंडीशन आता है कोडोमेन का, ठीक है। तो जो दूसरा सेट है, यहाँ पे तो सेम सेट लिया गया है, तो जो दूसरा सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे वो सारे कोडोमेन के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन क्या हुआ? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो एज इट इज लिख देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 3 अलग अलग कंसेप्ट है। पहले हम सबको रिलेशन निकालना है। जो भी पेयर बनेगा सबका पहला एलिमेंट डोमेन के अंदर जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज के अंदर जाएगा। और कोडोमेन किसके अंदर जाएगा? जो सेकेंड सेट हम सब पेयर बनाने के लिए ले रहे हैं उसका सारा एलिमेंट। तो एज इट इज़ लिख दिया। जैसे यहाँ पे सेट ए लिया गया था तो आप नॉर्मली लिख सकते हैं कोडोमेन में सेट ए ही आएगा। तो क्वेश्चन में हम सब ने डोमेन निकाला, रेंज निकाला और कोडोमेन निकाला। अब इन सब का डेफिनेशन क्या होता है जनरली, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। डोमेन क्या कहलाएगा? डोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होगा? जैसे जैसे लिखवाया मैंने वही स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख देंगे। क्या आएगा? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी। यहाँ पे कॉमन इसलिए लिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में होगा। क्या होगा डिफिनीशन? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, किसमें? रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे उसके पहले एलिमेंट। तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये हो गया हमारा डोमेन का डिफिनीशन। वही रेंज कैसे हम लोगों ने निकाला था? जितना भी सेकेंड एलिमेंट है रिलेशन के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर का जितना भी सेकेंड एलिमेंट है उन सबको एक सेट के अंदर डाल दिया था। तो क्या आ जाएगा? सिमिलरली इसी से द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो हो जाएगा आपको रेंज का डिफिनीशन। यहाँ नीचे लिख लेते हैं। और कोडोमेन क्या होता है? जो दूसरा सेट लिया हम लोगों ने, जो सेट बी है वो एज इट इज कोडोमेन हो गया। यहाँ से क्या दिख रहा है? जो रेंज है वो सबसेट है कोडोमेन का। मतलब रेंज में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे कोडोमेन के अंदर अवेलेबल हैं। तो उस कंडीशन से रेंज क्या हो गया? सबसेट हो गया कोडोमेन का, ठीक है।